हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस विद एमर में। दोस्तों, मैंने बताया था कि जो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे मैंने वीडियो बनाया था, तो ये काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसको मैंने बोला था कि दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, तो ताकि जो लोग देखेंगे उनको आसान लगे, क्योंकि जो लंबे वीडियोस होते हैं तो उनको लगता है कि बोरिंग है, ऐसा क्या है, लेकिन इसमें जो आपको जो मटेरियल मिला है तो वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना कॉन्सोलिडेटेड और इतना जो प्रिसाइज में बताया गया है चीज़ों को, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एक वीडियो में मैंने बात किया था, कहाँ तक बात किया था कि मैंने ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तक बात कर चुका था। ठीक है, इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आप अगर पहले वाली वीडियो को नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वो जो है आधा उसमें डिस्कस कर दिया है और उससे आगे ये बात होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप एक बात को ध्यान में रखें कि जो हमारे पे ऊपर जो ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे, या फिर आप समझिए कि जो वी आर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, हम किसके कॉलोनी थे? ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो उन्होंने ही एक्ट लेके आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कब? 1935 में, 1935 में। तो उसमें जितने भी बहुत सारे प्रोविजन थे, है ना, कहते हैं कि ये जो एक्ट है ना, समंदर कह सकते हैं, इस एक्ट में इतने सारे प्रोविजन था। तो इस एक्ट में जो जो बेस्ट चीज़ें था इंडिया में, तो उन चीज़ों को अडोप्ट कर लिया गया। सबसे पहला, फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम के बारे में, फेडरल के बारे में मैंने बता दिया कि फेडरल में क्या होता है, स्टेट होता है। फेडरल में क्या होता है, स्टेट होता है, स्टेट, और क्या है, यूनियन है, या फिर आप सेंटर कहिए इसको। तो इसके बीच इनको जो है अलग अलग रूप में देना, या फिर कहना कि इन दोनों को मिला के जो स्टेट बनेगा उसको बोल दिया फेडरल। तो इंडिया में बोला इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये है, यहाँ से फेडरल जो स्कीम है लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरल लिया गया। ठीक। और ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर होता है क्या इंडिया में, एवरी स्टेट में क्या है, गवर्नर है। गवर्नर के बारे में कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि जो गवर्नर है, एक स्टेट में या फिर एक से ज़्यादा स्टेट्स का कॉमन जो मेंबर है गवर्नमेंट हो सकता है। स्टेट 1 2 3 4 5 तक का एक ही गवर्नर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हो सकता है कि भैया यहाँ पे सीट वैकेंट हो गया तो एक्स्ट्रा चार्ज इनको, ये वाले भाई साहब को ही दे दिया गया। ठीक है। गवर्नर का ऑफिस कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब बात करेंगे जुडिशरी। आप सुने होंगे कि जुडिशरी इंडिया में क्या है कि जुडिशियल रिव्यू करता है, बहुत सारे उनको पावर दिए गए हैं। तो ये जुडिशरी कहाँ से लिया गया है अपना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन जो है पावर ऑफ रिव्यू ये सारे अलग कंट्री से लिया गया है, आगे यूएसए से बताएंगे जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया, फेडरल स्कीम, गवर्नर, जुडिशरी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। आप जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो कहाँ से लिया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। नाउ इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल से समझिए कि जो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव जो है, जो लॉ, जो भी चीज़ लॉ है या फिर कोई एक्ट है या कानून है, या फिर जो उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करने वाला है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल को कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अच्छे से डिटेल दिया हुआ है। और जो इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है, इमरजेंसी किस किस प्रोविज़न में लिया जा सकता है, इमरजेंसी को लिया गया है। बेसिकली इंडिया में इमरजेंसी के बारे में थोड़ा बता दें कि इमरजेंसी कितने टाइप के हैं इंडिया में का प्रोविज़न है। 3 तरीके के इमरजेंसी के बारे में बताया गया। 3 तरीके की इमरजेंसी, एक आर्टिकल 352 है, ये आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 360 में क्या है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 356 में क्या है, प्रेसिडेंट रूल है, कोई स्टेट अगर उस मशीनरी को जो जिस अकॉर्डिंग टू रूल करना चाहिए स्टेट को, अगर उसमें फेल हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे जो है इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। और ये है जो नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, जिसके तहत जो इंदिरा गांधी जो अपने इमरजेंसी लगाई थी वो ऑल 1975 में, तो इस आर्टिकल के तहत लगाई थी। अब बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया,
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड जो कंट्री है उससे इंस्पायर्ड होके इंडिया ने क्या क्या अडॉप्ट किया। सबसे पहला DPSP, कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP। DPSP इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के निधि निर्देशक तत्व, हिंदी में शायद यही होता है, आप एक बार देख लेंगे। राज्य के निधि निर्देशक तत्व जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। और आयरलैंड इसको कहाँ से बोरो किया? आयरलैंड इसको बोरो किया स्पेन से। देखिए इस चीज़ को समझिए, स्पेन सबसे पहले DPSP को लागू किया होगा, है ना। स्पेन से लिया कौन DPSP? आयरलैंड लिया भाई साहब। और आयरलैंड से किसने लिया? आयरलैंड से इंडिया ले लिया, इंस्पायर्ड हो गया। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। अब मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को बोला गया कि लाइक ऑफ किंग, किस कहाँ से लिया गया? यूके से या फिर ब्रिटेन से लिया गया? यूके से क्या लिया गया कि लाइक क्या होगा? प्रेसिडेंट, किंग या क्वीन होगा। लेकिन जो इनका जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बारे में कहाँ से लिया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है 12 जो है मेंबर को नॉमिनेट करेंगे, कहाँ पे? राज्यसभा में। किस बेसिस पे? इसके बेसिस भी बताया था कि जो 12 को नॉमिनेट करेंगे जो नॉमिनेशन, तो ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। इसका बेसिस मैंने क्या बताया था कि जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस या फिर सोशल सर्विस में अच्छा काम कर रहे हो, ये 4 बेसिस थे। इनके आधार पे इस 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा। लेकिन ये नॉमिनेशन किस 12 जो मेंबर का नॉमिनेट हो रहा है नॉमिनेशन राज्यसभा में, ये स्पेन से लिया गया, सॉरी ये आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से क्या क्या? DPSP राज्यसभा मेंबर का नॉमिनेशन, मनोनीत करना राज्यसभा मेंबर का, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं कि जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया। जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आप जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, कौन सी आर्टिकल? 21, इसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गारंटीज टू ऑल इंडिविजुअल्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। मतलब गारंटी देता है किसी इंसान के जीवन का कि वो के उसके राइट जो होगा, उसके लाइफ और लिबर्टी, वो लिबर्टी से जी सकेगा। या फिर इसको कह सकते हैं कि लिव विथ चॉइस एंड डिग्निटी। आपका जो मर्जी होगा, जैसे जीना है आपको उस तरीके से जी सकते हैं, लेकिन सर्टेन कंडीशन है। इसमें यह भी लिखा गया है कि, या फिर कह सकते हैं कि एज पर आर्टिकल 21 जो है, एज पर आर्टिकल 21 नो पर्सन या फिर कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी या फिर नो पर्सन कैन बी डिप्रेव्ड ऑफ हिज लिबर्टी और लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है ये। मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो आर्टिकल 21 को आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से के अकॉर्डिंग ही स्टेट या फिर कोई बॉडी किसी इंसान को उसकी लाइफ से डिप्रेव कर सकता है, नहीं तो इससे डिप्रेव नहीं कर सकता है। ये कहाँ से लिया गया? जापान से। तो इसके जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के बारे में एक बार फिर से समझा दूं कि जो मान लेते कोई इंसान ने क्राइम किया, किसी ने ए ने बी को गोली मार दी, तो भाई ये तो क्राइम हो गया है ना। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होगा, इसी के हिसाब से ए को सजा मिलेगी। तो ये जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो वो लिया गया जापान से। अब नाउ कम टू द अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सबसे पहले वाला जो है ये, इसको बात करेंगे। ये क्या कह रहा है, आप इसको जानते होंगे। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अमेंडमेंट कहाँ प्रोसीजर है? आर्टिकल 368
What says Article 368? Article 368 says power of Parliament to amend Constitution of India and procedure for amendment ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 368 में कहा गया। मतलब आप हिंदी मीडियम वाले समझेंगे कि भाई जो आर्टिकल 368 जो है ये कहता है कि किस तरीके से संविधान को अमेंड किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा और उसका क्या प्रोसीजर होगा, आर्टिकल 368 कहता है। तो ये लिया गया साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से वहाँ से एक बात ये भी समझेंगे कि जो है ए बी डिविलियर्स है ना, वो 360 डिग्री उसको बैट्समैन बोला जाता है ना, तो उसको याद रखेंगे। ABD है 360 डिग्री बैट्समैन और यहाँ से लिया गया 368, इजीली याद रखेंगे। अब जो है दूसरा वाला क्या था कि इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होगा किस तरीके से होगा, ये लिया गया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करेंगे कि USSR से क्या लिया गया। बेसिकली जो USSR से है फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया एंड 5 ईयर प्लानिंग। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करेंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में है, फंडामेंटल ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी किस में है, पार्ट 4A में। और जो इसका जो आर्टिकल है कितना है, आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से इंस्पायर्ड होकर लिया गया, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR। नाउ अभी क्या है, रसिया है। इसमें पार्ट 4 में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल किस में, आर्टिकल 51A में। ये जो है ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटी, जो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, जो 42वां संशोधन था, कौन से 42वां जो संशोधन था है ना, उसमें ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटी को। किसके रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। आप लिख लेंगे इन सब बातों को, किसके रिकमेंडेशन पे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया। और जो है फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं अभी 11 है। अभी कितने हैं, 11 लेकिन जो इनिशियली था वो था 10 प्लस एक बाद में ऐड किया गया। तो कितने फंडामेंटल ड्यूटी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। और 5 ईयर प्लानिंग जो है आप सुने होंगे, पंचवर्षीय योजना। फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब समझेंगे, ये तो बता दिया मैं फंडामेंटल ड्यूटी। और 5 ईयर प्लानिंग का मतलब है कि पंचवर्षीय योजना, जो आप जो सुने होंगे 1951 से लेकर के 1956 तक का प्लानिंग, फिर 1956 से 61 तक का, ये जो है 5 ईयर प्लानिंग, ये भी इंस्पायर्ड होकर USSR से लिया गया। अब नाउ बात करेंगे, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि USA के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से। US कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि 2 तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन है जो लोग वर्ल्ड में जो अपनाया गया, 2 तरीके का। एक है अनरिटन, एक है रिटन। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसा कि इंडिया में है ना, USA में है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि UK में है। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं कि भैया लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि वहाँ पे जो है एक बॉडी ने मिलके एक ही बार में उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम नहीं किया। वहाँ का पार्लियामेंट जो है, ये जो पार्लियामेंट है ना, ये बारी बारी से अपना अकॉर्डिंग वहाँ जिस कंडीशन में लॉ बनाएगा और उसका वही लॉ वही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाएगा। ये बोलते हैं अनरिटन, मतलब वो एक बॉडी ने फिक्स नहीं किया। लेकिन इंडिया में क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है ना, जितने भी मेंबर थे इनने एक अपना एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है इंडिया में। और जो है लॉ जो बनाएगा, ये लॉ
इसके नीचे ही रहेगा। अगर ये लॉ बनाया, अगर इस में जो कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी आर्टिकल है, प्रोविजन है, उसको अगर कर्टेल मतलब उसको वैलिड मतलब नहीं, उसके अकॉर्डिंग टू वैलिड नहीं है, तो अगर इसको नल एंड वाइड डाल देगा, किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली दो तरीके के, रिटन एंड अनरिटन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया यूएस से। और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट नॉन एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में, जो प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। ये लिया गया यूएस से। और एंड हिज बीइंग सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आप प्रेसिडेंट के बारे में याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, ऑल द आर्म्ड फोर्सेस, हेड ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है। और जो है, जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड है, जो सरकार है या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव है जो इंडिया के अंदर है, उसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। तो ये सब कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड स्टेट से। अब वाइस प्रेसिडेंट एज वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का मतलब क्या है? कि पदेन अध्यक्ष। मतलब जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा के का जो होगा चेयरमैन होगा। देखिए राज्यसभा का जो चेयरमैन है ना, वो कौन होगा? वीसी, वाइस प्रेसिडेंट होगा अपना, ठीक। ये कहाँ से लिया गया? ये भी यूएस से लिया गया। नाउ कि आगे बात करेंगे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? यूएस से। और जो इसकी आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट है। आप इसको याद रखेंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया? सुप्रीम कोर्ट लिया गया यूएस से ही लिया गया। फंडामेंटल राइट और सुप्रीम कोर्ट लिया गया यूनाइटेड स्टेट से। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सी आर्टिकल है? सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सी आर्टिकल है? सुप्रीम कोर्ट के लिए 124। आप 124 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा आर्टिकल 124 के तहत इंडिया में। अब क्या है कि प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। स्टेट में जो भी प्रोविजंस है उसको कहाँ से लिएगा? यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट क्या है? फेडरल कंट्री है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, इसको थोड़ा समझेंगे कि इंडिया में जो है जुडिशियल रिव्यू अलाउ है। और जो बोला गया है कि जो जुडिशियल रिव्यू होगा तो आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी कर सकता है। और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है कि कोई भी मामला या फिर गलत होगा या फिर जो फंडामेंटल राइट का अगर है ना, अगर सही से अगर किसी का अगर एक्सपेल कर लिया गया है, फंडामेंटल राइट अगर उसका छीन लिया गया है ना, तो उस चीज़ को क्या करेगा? वो इंडिपेंडेंट है कि उस जुडिशरी अपना वहाँ पे ये उसको रिस्टेब्लिश करेगा उसके फंडामेंटल राइट को, ठीक। ये किसका काम है? जुडिशरी का। ये कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड स्टेट से लिया गया। अब प्रियम्बल जो है, मैंने बताया था कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड स्टेट से। लेकिन लैंग्वेज कहाँ से लिया गया? प्रियम्बल का भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, लेकिन प्रियम्बल कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड स्टेट से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। इम्पीचमेंट बोलते हैं, सॉरी, ये इम्पीचमेंट किसको बोलते हैं? हाँ, इम्पीचमेंट बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब रिमूव किया जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इम्पीचमेंट का जो जिक्र है आर्टिकल 61 में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज जो है, इसका जो किस तरीके से रिमूवल होगा ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और इसका कुछ क्राइटेरिया है, आप उसको डिटेल से कभी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जो जर्मनी है, जर्मनी के जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो वहाँ से क्या लिया गया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाएगा।
कहने का मतलब कि जो इमरजेंसी होगा, इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट को जो सस्पेंड करेगा कौन, जर्मनी। इससे यह याद रखेंगे जो जर्मनी में कौन था, हिटलर था जर्मनी में। हिटलर क्या किया था कि सबकी राइट को छीन लिया था, है ना। वर्ल्ड वार उसने करवाया था, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो उसने क्या कर दिया, इमरजेंसी वाला प्रोविजन लेके आया, है ना। ऐसे याद रखेंगे कि फंडामेंटल राइट के लोगों को छीन लिया, किसी को कोई राइट नहीं दिया। तो हिटलर से, जर्मनी से याद रखेंगे फंडामेंटल राइट। हेलो दोस्तों, मैंने सब बता दिया है अच्छे से, और क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा डिटेल से भी बताने की कोशिश किया है, रिलेटेड जो टर्म आए हैं ना, जहाँ पे पॉसिबल हुआ वहाँ पे मैंने बताया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार, लेकिन आप इसे याद ज़रूर करना, क्योंकि हर एक जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या फिर यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछ ही लिया जाता है। जहाँ पे भी जीएस पूछा जाता है वो तो पूछ ही लेगा, है ना, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी फंडामेंटल है उस एग्ज़ाम के लिए, बहुत यूज़फुल है। तो आई होप आप अगर यहाँ तक देख लिए होंगे तो आपको पसंद आया होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो कुछ दोस्तों का कंप्लेन था कि सर थोड़ा सिटीजनशिप पे भी थोड़ा आसानी से आप समझा दीजिए, वीडियो को बना दीजिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि अगले वीडियो जो हो जल्द से जल्द सिटीजनशिप पे आ जाए, नागरिकता पे। तो आप हमारे साथ बने रहें, और जिन दोस्तों को मतलब फाउंडेशन बनानी है या फिर जो भी तैयारी करते हो, तो आप उनको जरूर शेयर कर सकते हैं। इससे हमें सपोर्ट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। एंड जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका याद नहीं होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर दिक्कत होगी। तो एक बार नहीं 2 बार देखिए, जब तक आपको याद नहीं हो जाए तब तक देखते रहें। चलिए, धन्यवाद।